हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 8th सेमेस्टर का एडवांस बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो मैं अपने इस जो टोटल कोर्स बनाया है मैंने, ठीक है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस यानी कुछ खासियतें बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस पूरे इस कोर्स में फुल सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। जितना भी हमारा AKTU ने सिलेबस बना रखा है, जितना भी डिफाइन किया है, तो उसका एक एक यूनिट एक एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। और तीसरा एनिमेशन, जहाँ पे भी मतलब एनिमेशन की ज़रूरत है, मतलब समझाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जहाँ एनिमेशन से ज़्यादा अच्छा समझाया जा सकता है, वहाँ पे हम एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नंबर 4 न्यूमेरिकल्स जितने ज़रूरी हैं, ये भी नहीं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जितने ज़रूरी हैं उतने न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करेंगे। नंबर 5 नो एडवर्टाइज। जब मैं कहता हूँ कि एडवर्टाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मेनली आप कोर्सों में देखा होगा, किसी वीडियो में देखते होंगे तो वो स्टार्ट में 10-15 सेकंड तक कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, फिर लास्ट में भी यही रोना लगा रहता है कि इसको शेयर करिए, ये करिए। आपको केवल कंटेंट की बात होगी, जब तक कोर्स की कोई भी वीडियो होगी इसमें इस तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगला है शॉर्ट लेंथ, मतलब हम कोशिश करेंगे कि जितनी कम से कम लेंथ हो सके हमारे कोर्स की उतनी रहे। तो मैं क्योंकि ये पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये सारी वीडियोस, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा है इसकी लेंथ कितनी है। तो इस कोर्स में हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाई है 46, ठीक है। 46 वीडियोस में जो एवरेज लेंथ है वीडियो की बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, लगभग 10 मिनट के बराबर, 9 मिनट 36 सेकेंड की, ठीक है। और जो टोटल लेंथ है प्ले लिस्ट की, यानी जितने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वो है 7 घंटे 22 मिनट 3 सेकेंड, 2-4 मिनट प्लस माइनस हो सकता है बस। तो मतलब अगर 8 घंटे आप फोकस करके पढ़ लेते हो तो आपको एक अच्छी तरह से आपका पूरा कवर अप ये सब्जेक्ट एडवांस बिल्डिंग का हो जाने वाला है, ठीक है। और अगला है नोट्स। आपको नोट्स अलग से चाहो तो बना सकते हो, वरना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें सभी की जो PDF, मतलब जितने भी नोट्स हैं जो इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, उनकी PDF की फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इस बार AKTU का जो पैटर्न है वो MCQ बेस्ड है, इसीलिए हम बाद में इस पूरे कोर्स के बाद में हम MCQs भी बनाएंगे इस एडवांस बिल्डिंग सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ये सिलेबस AKTU से उठाया है, ठीक है। इसमें जो यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या क्या दे रखा है कि बिल्डिंग एज कंपेयर विद अदर फैब्रिकेशन प्रोसेस, ठीक है। बिल्डिंग और जो अदर फैब्रिकेशन प्रोसेस होते हैं उनसे कंपेयर कर दीजिए। अगला पूछा है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस के बारे में पूछा है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस, जो हमारे बिल्डिंग प्रोसेस जितने भी हैं उनका क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद में हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर इन बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग में कितने हेल्थ और सेफ्टी मेजर अपनाए जाते हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सबसे पहला बिल्डिंग एज कंपेयर विद अदर फैब्रिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि बिल्डिंग क्या होता है और फैब्रिकेशन क्या होता है। तो बिल्डिंग इज बेसिकली ज्वाइनिंग टू पीस ऑफ मेटल टुगेदर, मतलब आपके पास कोई 2 पीस है मेटल के, मान लिया ये A नंबर का पीस है, ये B नाम का पीस है, ठीक है। इन दोनों को आपको साथ में जोड़ना है, तो इसको हम बोल देते हैं बिल्डिंग। फैब्रिकेशन क्या होता है? फैब्रिकेशन इज मेकिंग समथिंग एंड बिल्डिंग इज जस्ट एन ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। फैब्रिकेशन मतलब आपको लकड़ी मिली है, ये रॉ मटेरियल है, उसका आपने एक मूर्ति बना दी है या फिर कोई और चीज बना दिया, एक डिब्बा बना दिया उसका, उस लकड़ी का, ठीक है। तो उसके बीच में जितने भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हैं, ठीक है, ड्रिलिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, जो भी आपने मतलब ऑपरेशन है, वो सारे के सारे उसके फैब्रिकेशंस के प्रोसेस हैं, ठीक है। तो
लेकिन वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन का ही पार्ट है वो जो कि ज्वाइन करता है दो मेटल्स को या फिर मतलब दो अदर वर्क पीसेस को, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा वेल्डिंग और फैब्रिकेशन में अंतर क्या होता है। और वेल्डिंग की डेफिनेशन अब देखते हैं कि वेल्डिंग को डिफाइन कैसे करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टू मेटल्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मेटल्स सेम और डिफरेंट, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, या तो आप उस पर हीट की एप्लीकेशन करोगे और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ये डबल हो गया, विद और विदाउट प्रेशर, उस पर आप प्रेशर का इस्तेमाल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। विद और विदाउट फिलर रॉड, फिलर रॉड का इस्तेमाल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्या होती है वेल्डिंग कि दो मेटल्स आपको होंगे, उनको किसी भी तरह से आप फिलर रॉड का इस्तेमाल करें या ना करें, प्रेशर का इस्तेमाल करें या ना करें, आपको हीट देनी है, हीट से डिफ्यूज करके उन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। बेसिकली ये सिंपल डेफिनेशन है वेल्डिंग की। आगे बढ़ते हैं प्रोज और कॉन्स, जो वेल्डिंग जॉइंट होते हैं हमारे, उनके प्रोज और कॉन के बारे में या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है एडवांटेज देखते हैं। तो जो वेल्डिंग का जॉइंट होता है वो हमारा परमानेंट जॉइंट होता है, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 100% होती है, लीक प्रूफ जॉइंट होता है। अगर आप अदर जो मेथड है फैब्रिकेशंस के, जैसे रिविट हुआ या फिर नट बोल्ट हुआ, उनमें क्या होगा, आपको लीक प्रूफ जॉइंट नहीं मिल सकता। लेकिन ये सबसे बढ़िया मतलब जो एडवांटेज है वेल्डिंग का वो यही है कि लीक प्रूफ जॉइंट मिलता है। दूसरा, नो क्रॉस सेक्शनल चेंज, इसका मतलब समझते हो, मतलब आपको ये दो डिब्बे जोड़ने हैं, ठीक है। तो इनको अगर आपने वेल्डिंग से जोड़ा तो आप इसको चिपकाओगे और सीधे वेल्डिंग कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी और फैब्रिकेशन प्रोसेस से, जैसे मान लिया कि नट बोल्ट से जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में होल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। होल बना के या रिबिट डालोगे या फिर नट बोल्ट से जोड़ोगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी इसका क्रॉस सेक्शन था वो चेंज हुआ ना, इसमें होल बनाए गए। तो इसीलिए, लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होता है। और हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इसमें। पॉसिबिलिटी टू एल्टर दी जॉइंट प्रॉपर्टीज, जॉइंट की प्रॉपर्टीज को बदलने की पॉसिबिलिटी होती है इसमें। और लाइटर असेंबली, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसीलिए इसको हवाई जहाज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें मतलब कोई हमारा प्लेन है उसका हम चाहते हैं वजन कम से कम रहे, तो इसीलिए वहाँ पे हम नट बोल्ट या रिबिट का इस्तेमाल नहीं करते, हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लाइटर असेंबली होती है। वेरियस शेप कैन बी जॉइंट, मतलब किसी भी तरह की शेप हो टेढ़ी मेढ़ी उसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए डिसिमिलर ज्वाइनिंग इज आल्सो पॉसिबल, मतलब कितना भी डिसिमिलर मेथड लो उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। प्लास्टिक कैन आल्सो बी ज्वाइंट, प्लास्टिक भी इससे जोड़ी जा सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो उनको देखते हैं। चेंज ऑफ मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्योंकि जो हीट होता है इसीलिए जो उसकी मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदल जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन की प्रेजेंस रहती है, ये भी दिक्कत होती है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेशन, रेजिडुअल स्ट्रेस समझते हो, ऐसी स्ट्रेस मतलब आपका ये एक वर्कपीस है, इस पर अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है तो इस पे स्ट्रेस जनरेट होगी ही होगी। लेकिन अगर आपने सारे फोर्स हटा लिया एक्सटर्नल, उसके बावजूद इंटरनल फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब वेल्डिंग की वजह से उसकी मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसकी वजह से उसमें रेजिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, तो ये भी एक समस्या है। डिस्टोर्शन की समस्या इसमें बनी रहती है। और सबसे मतलब जो दिक्कत बड़ी समस्या होती है वो होती है अंडर वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन के अंदर है तो आपका जो वेल्डिंग जॉइंट होता है उसकी टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। और इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट, जो उसका इंस्पेक्शन है वेल्डिंग का वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके बाद पता नहीं आपको किधर क्लीन बिखर के जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप देखते ही होंगे सारी गाड़ियों में वेल्डिंग तो होती ही होती है, ठीक है। प्रेशर वेसल एंड टैंक, देखो प्रेशर वेसल और टैंक में क्यों होता है, क्योंकि एक सिंगल
जॉइनिंग प्रोसेस ऐसा है वेल्डिंग जिससे आप लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हो, और प्रेशर वेसल और टैंक में हमें लीक प्रूफ जॉइंट की ही जरूरत होती है, तो इसीलिए इसमें इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि अगेन सबसे लाइटर असेंबली वेल्डिंग में मिलती है, तो इसीलिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका भर भर के इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसमें भी, और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, मतलब जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे एक ट्रिंचर, मैंने एग्जांपल रखा है ट्रिंचर डिग मशीन, ठीक है, ये भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो बड़े बड़े इक्विपमेंट को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगेन चलते हैं अब वेल्डिंग क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम पहला जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो करते हैं मतलब स्टेट के हिसाब से कि कैसी स्टेट हो सकती हैं। तो एक तो सॉलिड स्टेट हो सकती है वेल्डिंग की, लिक्विड स्टेट हो सकती है, लिक्विड को ही फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर सॉलिड लिक्विड, ये दोनों में ही आ जाती है। इस एक तरह से प्रोसेसेस होते हैं इसके। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कौन सी आती है? फोर्स वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और डिफ्यूजन वेल्डिंग। और लिक्विड या फिर फ्यूजन वेल्डिंग में कौन सी आती है? गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। और जो सॉलिड लिक्विड होती हैं इसमें दो स्पेशल प्रोसेस आते हैं, सोल्डरिंग और फ्रेसिंग। अब ये तो हो गया था हमारा स्टेज के हिसाब से। अब हम एक दूसरे हिसाब से क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, जैसे प्रेशर, फ्यूजन या फिर मॉडर्न टेक्निक कौन सी हैं, एलाइड प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो एलाइड प्रोसेस वही दोनों हैं, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, जो कि अभी बताए थे सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के, ठीक है। तो प्रेशर वेल्डिंग में कौन से आते हैं? फोर्स वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी आती है बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब फ्यूजन वेल्डिंग में आती है गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आती हैं मेटेलिक आर्क, कार्बन, मतलब ये सारी ही वेल्डिंग आती हैं। आपको इन्हें याद रखना होगा क्योंकि अगर क्लासिफाई करने के लिए आता है तो ये लॉन्ग आंसर आएगा, हालांकि इस बार तो नहीं आने वाला। हाँ, तो और इसके लिए मतलब डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक वेल्डिंग को अपन लोग अलग से डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए इनके विस्तार में नहीं जाते हैं, अभी बस इनका नाम देखना है, ठीक है, कि फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत कौन सी वेल्डिंग्स आती हैं, प्रेशर के अंतर्गत कौन सी आती हैं, बस इतना पता करना है आपको, ठीक है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, सील्टेड आर्क वेल्डिंग, ये सब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आ जाती हैं। अब बची हुई कई मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसको आजकल हम इस्तेमाल करते हैं और यही इम्पॉर्टेंट या फिर फेमस है। टंगस्टन इनर्ट वेल्डिंग, मेटल इनर्ट वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग और हाइड्रोडायनेमिक वेल्डिंग, ठीक है। तो ये तो दूसरी तरह से हो गया। तीसरी तरह से एक और क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं, तो वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। तो जिस तरह से पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाए तो अपने हिसाब से किसी भी मतलब बेस को लेके आप क्लासीफाई कर सकते हो वेल्डिंग को। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग पहले बताया ही है। फ्यूजन वेल्डिंग में तीन तरह की वेल्डिंग आती हैं, जिसमें पहला है ऑटोजीनस वेल्डिंग, ठीक है, दूसरा होमोजीनस वेल्डिंग और तीसरा है हेटेरोजीनस वेल्डिंग। तो जो पहला है ऑटोजीनस वेल्डिंग, ऑटोजीनस वेल्डिंग में होता है कि किसी भी फिलर मटेरियल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। चलो इसको समझाता हूँ मैं। मान लिया ये दो बॉक्स हैं, इनके बीच में आपको वेल्डिंग करनी है, ठीक है। तो आपका जो आर्क है, रॉड है, उसमें केवल आप फ्लेम जलाएंगे, किसी भी फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ऑटोजीनस वेल्डिंग, इस टाइप की वेल्डिंग को। होमोजीनस वेल्डिंग मतलब आपने मान लिया ये हमारा है एजी का मतलब, ठीक है, और आप जो फिलर मेटल जो मतलब ऊपर से रॉड के थ्रू मेटल डाल रहे हैं इनको वेल्ड करने के लिए, वो भी सेम मटेरियल है, मतलब ये एजी है तो ये भी एजी ही है, अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर ही है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस वेल्डिंग। और हेटेरोजीनियस में बिल्कुल मतलब इसका उल्टा हो जाता है कि अगर आपका ये बॉक्स इनके बीच में आप वेल्डिंग कर रहे हो, ये दोनों तो एजी के हैं लेकिन जिससे जो फिलर मेटल डाल रहे हो वो आप जैसे कॉपर वगैरह इस किसी का डाल दे रहे हो, तो इसको बोल देते हैं हेटेरोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब लास्ट वन, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स इन वेल्डिंग, मतलब क्योंकि वेल्डिंग एक खतरनाक प्रोसेस है
दो तरह से, एक तो उसमें आग जलती है तो हीट का बहुत समस्या रहती है, दूसरी हम इसमें करंट का इस्तेमाल करते हैं तो करंट लगने का भी समस्या रहती है। इसीलिए हम इसमें काफ़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करके ही वेल्डिंग करते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। तो जैसे एक प्रिपेयर करने के लिए फोटो लगाया मैंने, इसमें देखो इसने पहले तो वेल्डिंग कैप पहन रखी है ऊपर, ठीक है, डस्ट मास्क लगा रखा है ताकि कुछ होना डस्ट जाए, आंखों पे चश्मा पहन रखा है, सेफ्टी ग्लास बोलते हैं इसे, वेल्डिंग हेलमेट ये तो नेसेसरी है, मतलब ये तो पहनना ही चाहिए वरना आंखें कहीं आती, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, फिर दस्ताने पहन रखे हैं उसने, फिर स्पेशल शूज होते हैं इनके, हाँ वो पहन रखे हैं इसमें। तो इस तरह से सारी मतलब तैयारी करके फिर वेल्डिंग करते हैं। आर्क वेल्डिंग हैजार्ड एंड सेफ्टी मेजर्स। तो हैजार्ड क्या होते हैं? आर्क ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज दैट द सम ऑफ दोज कॉजिंग सनबर्न। मतलब पता ही है, मतलब जिससे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, आंखें तो जाती जाती हैं और आपकी जो स्किन है वो भी सनबर्न हो सकती है, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक हैजार्ड्स हैं इसके, ठीक है। दूसरा है एक्सपोजर विद इन सेवरल इंचेस ऑफ द फ्यू फीट कैन कॉज फ्लैश बर्न टू द आई एंड स्किन। उसका एक्सपोजर मतलब जो चमक निकलती है उससे, वो कुछ इंचेस तक मतलब क्या करती है कि आंखों को और स्किन को जला सकती है। तो ये भी एक समस्या रहती है, मतलब हैजार्ड है इसका। हाँ, और फिर सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे हम? तो सेफ्टी मेजर्स के लिए अवॉइड वेट और डंप एरिया। जो भीगे हुए से थोड़ा एरिया होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है। पहले उन्हें प्रॉपर सुखा लेते हैं, उसके बाद ही साफ करके फिर वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि जो वेट और डंप एरिया होते हैं वो क्या करते हैं? प्रमोट इलेक्ट्रिक शॉक हैजार्ड। वो इलेक्ट्रिक शॉक की जो समस्या है उसको प्रमोट करते हैं, मतलब उसे बढ़ाते हैं। इसीलिए हम गीली जगह पे वेल्डिंग ना करें, उसको प्रॉपरली सेव करके फिर वेल्डिंग करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अवॉइड ऑयल, ग्रीस और फ्लेमेबल एज दे पोज अ फायर हैजार्ड। और हम जो ऑयल है, ग्रीस है और भी जो फ्लेमेबल्स, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो आग लग सकती है जिनमें, उनको हम अवॉइड करते हैं वरना इनमें आग लग जाती है, ठीक है। तो ये हम सेफ्टी मेजर्स अपनाते हैं जब भी बिल्डिंग करने जाएं, तो इससे मतलब इन कुछ मोटी मोटी बातों का ध्यान रखें। सो थैंक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका मतलब जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से, ठीक है। और थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए, और इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, ये पहली वीडियो है कोर्स की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको ज़रूरत है, सबके साथ नहीं, जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ते हैं एक्चुअल में। सो थैंक, हाँ, क्योंकि इस कोर्स में फिर मैं दोबारा तो इसका प्रमोट नहीं करने वाला। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।